हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। बच्चों, हम 12th फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट पढ़ना चालू करेंगे। फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतिकी। ये सब आपके फर्स्ट यूनिट है बच्चों, है ना। इंग्लिश में इसे अपन लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक है, क्या इसका कंटेंट है, क्या इसमें अपने को पढ़ना है, पहले मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत एक बैकग्राउंड समझा देता हूं। ऐसे समझिए आप वैद्युतिकी, आप विद्युत की कहो, विद्युत की कहो, उससे कोई प्रोनाउंसिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंग्लिश में ये इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है ना। इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच ऑफ फिजिक्स यानी विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आवेश वो उससे संबंधित गुणों का अध्ययन करते हैं। तो साहब ये रही भौतिक विज्ञान की शाखा। विद्युत की को दो पार्ट में तोड़ा गया है, यानी विद्युत की खुद दो भागों में डिवाइडेड है ना। इसका पहला पार्ट अपनी फर्स्ट यूनिट है जिसे अपन कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक। दिस इज द पार्ट ऑफ विद्युत की। तो साहब स्थिर विद्युत की का वह भाग है जिसमें स्थिर आवेश, बिल्कुल ध्यान रखा, इसमें केवल आप किसकी बात करोगे, स्थिर आवेश, वह उससे संबंधित गुणों का अध्ययन करते हैं, स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। स्थिर विद्युतिकी को अगर अपन देखें एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार तो स्थिर विद्युत की दो चैप्टर में तोड़ रखी है। पहला चैप्टर स्थिर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता। तो सब स्थिर विद्युत की एनसीईआरटी में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तक पढ़ेंगे। क्लियर साहब। एक ब्रांच तो ये रही विद्युतिकी की दूसरी शाखा, इसे कहते हैं धारा वैद्युतिकी, या आप इसको गतिक विद्युतिकी भी कह सकते हैं। गतिक विद्युतिकी यह भी साहब विद्युतिकी की शाखा है। विद्युतिकी की इस शाखा में गतिशील आवेश व उससे संबंधित गुणों का अध्ययन किया जाता है। यानी चैप्टर 1 चैप्टर 2 तक तो आवेश स्थिर रहेगा, उससे संबंधित जो भी बातें होंगी चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद विद्युतिकी की दूसरी यूनिट जिसे धारा विद्युत की या गतिक विद्युत की कहते हैं, यह स्टार्ट हो जाएगी। यह विद्युतिकी की वह शाखा है जिसमें गतिशील आवेश वो उससे संबंधित गुणों का अध्ययन करते हैं। यह भी चैप्टर में अपने आप में लंबा चौड़ा काम है, तो इसे भी दो चैप्टर में बांटा गया है। तो कहने का मतलब कमोबेश 4 चैप्टर आपके किसमें सिमटे हुए हैं, आपके 4 चैप्टर विद्युतिकी से संबंधित हैं। तो साहब अपन यूनिट स्थिर विद्युतिकी, इसको बिल्कुल क्लियर लिख देता हूं, यह यूनिट 1 है 12th के सिलेबस के अनुसार। तो यूनिट 1 स्थिर विद्युतिकी का पहला चैप्टर जिसे अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। यह सब स्थिर विद्युतिकी का चैप्टर 1। क्लियर सब। क्योंकि अपना पूरा फोकस आवेश पर है, तो अपन जो प्रारंभ करेंगे या जो अपन स्टार्ट करेंगे वह आवेश की डाप्त से ही स्टार्ट करेंगे। क्लियर साहब। क्योंकि अपन उसी हिसाब से पढ़ना ही अपने को स्थिर व गतिशील आवेश के बारे में है। जब स्थिर व गतिशील आवेश के बारे में पढ़ना है तो स्वाभाविक है पहले आवेश की एक हिस्ट्री, भले उसको शॉर्ट में लें लेकिन लेनी चाहिए। तो साहब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं आवेश का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ चार्ज। ठीक है साहब। आवेश के इतिहास को अपन ब्रीफ में लेंगे, शॉर्ट में लेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं ले रहे। इसको मैं 3 पार्ट में बांट देता हूं।
पार्ट नंबर 1 620 सी। ईसा के जन्म से 600 वर्ष पहले की बात है। यूनान के एक दार्शनिक हैं जिनका नाम था थेल्स, है ना। दार्शनिक थेल्स ने बाल्टिक सागर के किनारे हल्के भूरे रंग का चिपचिपा या रेजिनियस पदार्थ एम्बर प्राप्त किया, या एम्बर उन्हें पाया, या एम्बर उन्हें मिला, जैसा भी आप चाहें उसे कह सकते हैं, है ना। उसकी अपन ने एक फॉर्मेशन बता दी कि बाल्टिक सागर के किनारे था, हल्के भूरे रंग का पदार्थ था, चिपचिपा सा यानी रेजिनियस पदार्थ था। उस पदार्थ का नाम था एम्बर। थेल्स ने जब इस पदार्थ को जानवरों की खाल से रगड़ा तो यह पदार्थ यानी एम्बर हल्के सूक्ष्म कणों को रगड़ने के बाद आकर्षित करने लग जाता है। स्वाभाविक रूप से हम 600 ईसा जन्म से 600 साल पहले की बात करें, यानी आज से 2800 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो आज से 2800 साल पहले घटने वाली ये घटनाएं जादू लगती होंगी, या भगवान का प्रकोप लगता होगा, या कोई ईश्वरीय शक्ति लगती होगी, समथिंग। अब उस जमाने के बारे में अपन कुछ डिटेल में बात नहीं कर सकते, लेकिन यह आश्चर्य जरूर लगा होगा कि पदार्थ को क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। ठीक है साहब, यह बात कहीं लिख दी गई होगी, कहानी किस्सों में चली होगी, बहरहाल यह बात चली होगी। तभी अगली बात सन 1603 की आई। सन 1603 में डॉक्टर गिलबर्ट, अब आप कुछ भी लिंक जोड़ दें, कैसे भी जोड़ दें कि डॉक्टर गिलबर्ट ने बात सुनी, पढ़ी, या किस्से कहानियों के द्वारा उनके पास आई, जैसे भी हो, डॉक्टर गिलबर्ट ने इस बात का संस्मरण कहीं पढ़ा तो डॉक्टर गिलबर्ट ने देखा कि विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी को अपन कुचालक भी कह सकते हैं, अचालक भी कह सकते हैं, पराविद्युत पदार्थ भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में आप इसको इंसुलेटेड पदार्थ कह सकते हो, नॉन कंडक्टर कह सकते हो, है ना साहब। तो साहब डॉक्टर गिलबर्ट ने कहा कि विद्युत रोधी पदार्थों को जब परस्पर रगड़ते हैं तो उन पदार्थों में हल्के सूक्ष्म कणों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। लाख, गंधक, ऊन, जानवरों की खाल, ऐसे पदार्थों को आप परस्पर रगड़ें तो रगड़ चुकने के पश्चात ये पदार्थ सूक्ष्म कणों को आकर्षित करने लगते हैं। यह आपका व्यक्तिगत अनुभव भी होगा। एग्जाम्पल के लिए आपने छोटे जब होंगे अभी भी करके देख सकते हैं, जैसे आप सूखे बालों में कंघा करें, यानी सूखे बालों को कंघे से संवारें, तो उस कंघे को जब छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के समीप ले जाएंगे तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उस कंघे की ओर आकर्षित होंगे। यह आपने भी देखा होगा। चलो और देखते हैं। गर्मियों के समय जब सिल्क, टेरिकोट या कोई भी ऐसे चिकना कपड़ा पहनकर जब आप मोटरसाइकिल या टू व्हीलर चलाते हैं तो हवा से आपकी शर्ट पैंट में घर्षण होता है, या हवा आपकी शर्ट पैंट को रगड़ती है, इसको अपन घर्षण कहते हैं। अब इस जब घर पे अगर आप कपड़े उतारेंगे तो आपने अक्सर देखा होगा चढ़ चढ़ की आवाज आएगी, अंधेरा होगा तो आपको चिंगारी भी दिख सकती है। क्लियर? इसका इस्तेमाल आप जादू के रूप में भी कर सकते हैं। देखा होगा आपने, जब प्लास्टिक की कुर्सी पर जूते पहने एक बच्चे को बिठा दें आप प्लास्टिक की कुर्सी पर, अब उस कुर्सी को आप रोएदार टॉवल से रगड़ने लग जाएं। जब उस कुर्सी को आप रोएदार टॉवल से रगड़ेंगे तो घर्षण से आवेश की उत्पत्ति होगी, जैसा कि गिलबर्ट कह रहे हैं, है ना। इसका पता आपको तब लगेगा जब उस कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से टॉवल कुर्सी को रगड़ चुकने के पश्चात जैसे आप उसको टच करेंगे तो फिंगर के बीच में आपको चिंगारी दिखेगी और आपको एक मोमेंट के लिए झटका भी लगेगा। तो ये एक बहुत सामान्य सी बात है जो गिलबर्ट ने स्पष्ट कर दी कि जब भी विद्युत रोधी पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है तो उन पदार्थों में हल्के सूक्ष्म कणों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। उस समय गिलबर्ट ने लाख, गंधक, ऊन आदि में देखा था जो उस समय अवेलेबल थे। यानी कहने का मतलब थेल्स की बात को और तवज्जो मिलती है और उसको कंफर्मेशन मिलता है डॉक्टर गिलबर्ट से, और यहां पर यह स्थापित हो चुका होता है कि घर्षण से
वस्तुएं आवेशित होती हैं। अब आ जाइए साहब डॉक्टर ब्राउन की बात करें। अभी तक आप देखते होंगे एक लॉजिकल बात नहीं चल रही। लॉजिकल बात का मेरा मतलब यह है कि न थेल्स न गिलबर्ट दोनों ये कंफर्मेशन नहीं दे रहे कि ऐसा हुआ क्यों है। ये कंफर्मेशन न तो अपने को थेल्स की बात से मिल रहा न डॉक्टर गिलबर्ट की बात से मिल रहा। ये कंफर्मेशन आपको डॉक्टर ब्राउन से मिलेगा। मैं आपको बच्चों बता दूं, डॉक्टर ब्राउन का किस्सा हर बुक में हो ये जरूरी नहीं होता। हर फिजिक्स का लेक्चरर अलग अलग बुक्स पढ़ता है, उन बुक्स से सार निकालता है और सार निकाल के उसको एक कहानी में बुनता है। वो उसका अपना तरीका होता है प्रॉपर एक मैसेज बच्चे तक पहुंचाने का, बच्चे तक समझ पहुंचाने का। यही कारण होता है कि जब आपको टीचर पढ़ाता है तो किसी बात को बहुत डेप्थ तक ले जाता है। डेप्थ तक ले जाने का कारण है कि आप उस बात को अपने तरीके से अपने दिमाग से समझें और अपने तरीके से लिखना सीखें, न कि उस टीचर की लैंग्वेज लिखें, न कि आप किताब की लैंग्वेज लिखें। अगर किताब की लैंग्वेज लिखनी तो किताब खरीद के पढ़ लो, टीचर की लैंग्वेज लिखनी तो नोट्स खरीद के पढ़ लो। लेकिन टीचर इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा समझाता है ताकि आप अपनी मानसिकता से उस पहलू को समझें, अपने तरीके से समझें और समझने का अपना तरीका इजाद करें। तो सब डॉक्टर ब्राउन का किस्सा हर जगह मिले जरूरी नहीं है। डॉक्टर ब्राउन के अनुसार वह ऊर्जा जो विद्युत रोधी पदार्थों को परस्पर घर्षित करने से उन पदार्थों में हल्के सूक्ष्म कणों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न करती है, उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हिंदी में ये वैद्युत की है या वैद्युत है, शॉर्ट में लिख देते हैं अपन, है ना। तो डॉक्टर ब्राउन के अनुसार इन दोनों घटनाओं में कोई जादू नहीं हो रहा, बल्कि सीधा सीधा रगड़ने या घर्षण से उत्पन्न यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। यानी पदार्थ के द्वारा छोटे सूक्ष्म कणों को आकर्षित करना एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में रूपांतरण है। सीधा सीधा कहें तो डॉक्टर ब्राउन कह रहे हैं यहां पर यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो साहब डॉक्टर ब्राउन के अनुसार वह ऊर्जा जो विद्युत रोधी पदार्थों को घर्षित करने पर, रगड़ने पर उनमें सूक्ष्म कणों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न कर देती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हिंदी में अपना नामकरण उसका विद्युत है। तथा जिस पदार्थ में हल्के सूक्ष्म कणों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उस पदार्थ को इलेक्ट्रिफाइड या उस पदार्थ को चार्ज कहा जाता है। इलेक्ट्रिफाइड को हम हिंदी में बोलें तो विद्युतमय और चार्ज को हम हिंदी में बोलें तो आवेशित। क्लियर सब। अब यहां बात आती है कि शब्द इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हुआ या इस ऊर्जा का नाम इलेक्ट्रिसिटी क्यों रखा गया। तो उसके पीछे या उसके बेसिक में कौन है, एम्बर है। ग्रीक भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रम कहते हैं और इसीलिए डॉक्टर ब्राउन ने रगड़ने के पश्चात पदार्थ में उत्पन्न आकर्षण के गुण को इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया, जो किससे लिया गया, इलेक्ट्रम से। तो बच्चों ये प्रारंभिक स्टोरी है किसकी, आवेश के इतिहास की, या आवेश का ये प्रारंभिक इतिहास है। अब बारी बारी से आगे चलेंगे। कोई वस्तु आवेशित है या वस्तु आवेशित नहीं है। ठीक है साहब, अभी आपने एक चर्चा तो कर ली, वस्तु आवेशित होगी तो हल्के सूक्ष्म कणों को क्या करेगी, आकर्षित करेगी। आवेशित नहीं होगी तो सूक्ष्म कणों को आकर्षित नहीं करेगी। तो किसी वस्तु के आवेशित होने या न होने का पता सूक्ष्म कणों के आकर्षण से लग जाता है, लेकिन यह तरीका वैज्ञानिक नहीं है। फिजिक्स हमेशा हर तथ्य के लिए वैज्ञानिक तरीका मांगती है। इसलिए कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसको जानने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया जिसे कहते हैं स्वर्ण पत्र
विद्युतदर्शी यानी गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप। क्लियर साहब? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी वो उपकरण है जो बताता है कि वस्तु आवेशित है या नहीं। इस उपकरण में यह साहब एक धातु की चकती है। धातु की चकती क्यों है? तो उसका कारण फिलहाल तो आप समझ सकते हैं कि धातु की चकती का कारण सीधे सीधे यह है कि धातु एक चालक है, या चालक से कोई उद्देश्य सिद्ध होता है ना। इससे एक कनेक्ट कर दी धातु की एक रोड या धातु की एक छड़, इससे कनेक्ट कर दी। क्लियर साहब? अब इस छड़ के निचले हिस्से पर स्वर्ण पत्र, गोल्ड फॉइल। स्वर्ण पत्र आप ये समझे बच्चों, जैसे आपने चांदी के वर्क देखे होंगे, बहुत पतले जो है, एग्जैक्टली वही चीज ये स्वर्ण पत्र, ये भी चांदी के वर्क जैसे सोने के वर्क हैं। अब क्योंकि ये वर्क हैं, यानी बहुत पतली परत है, तो हवा से उड़ सकती है, इसलिए इस कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट को एक कांच की बोतल में पैक कर देना चाहिए ताकि हवा से कोई फॉइल उड़े नहीं। ये जो इंस्ट्रूमेंट अब आपके सामने दिखता है, बन के आता है, इसे ही कहते हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, जिसमें चकती धातु की है, छड़ धातु की है, नीचे ये स्वर्ण पत्र है और ये कांच की बोतल में पैकिंग है। क्लियर साहब? अब साहब आपके पास दो तरह की वस्तु होगी, आवेशित। आवेशित में वस्तु धन आवेशित भी हो सकती है, आवेशित में वस्तु ऋण आवेशित भी हो सकती है, और वस्तु निरावेशित भी हो सकती है। यहां पर स्पष्ट या ध्यान रखें कि यहां आपको इस प्रयोग से यह पता नहीं चलेगा कि वस्तु धन आवेशित है या ऋण आवेशित। आपको केवल यह पता चलेगा कि वस्तु आवेशित है या नहीं। धन और ऋण यह प्रयोग नहीं बताएगा। तो साहब कैसे पता चलता है वो देखें आप। आवेशित वस्तु है, इससे आप चकती के स्पर्श में ला दें, ये दोनों को टच करा दें, चाहे इससे कराएं चाहे इससे कराएं, दोनों एक साथ कराने का कोई मतलब ही नहीं। तो आप जैसे धनावेशित छड़, इसको किसके टच कर दें? इस चकती के टच कर दें। धातु की चकती लेने के पीछे पर्पज आपको बताया, धातु चालक है। चालक होने के कारण छड़ का धनावेश किस पर स्थानांतरित हो जाएगा? धातु की चकती पर। छड़ भी धातु की है, तो छड़ के द्वारा यह आवेश कहां पहुंच जाएगा? स्वर्ण पत्र पर। और जैसे आवेश स्वर्ण पत्र पर पहुंचेगा, स्वाभाविक है समान आवेश होने के कारण दोनों स्वर्ण पत्र फैल जाएंगे। क्लियर साहब? तो सर ये दोनों स्वर्ण पत्र फैल जाते हैं, इसका मतलब वस्तु आवेशित है ना। तो साहब धन आवेशित या ऋण आवेशित कोई सी वस्तु जब आप स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के टच कराते हैं, स्पर्श कराते हैं, उससे स्वर्ण पत्र अगर फैल जाएं तो आप समझ जाइए कि वस्तु आवेशित है। स्वर्ण पत्र अधिक फैलें तो आप समझ जाएं वस्तु प्रबल आवेशित है, और स्वर्ण पत्र कम फैलें, उनके बीच का गैप कम हो, तो समझ जाएं वस्तु दुर्बल आवेशित है। लेकिन स्वर्ण पत्र फैले हैं तो यह कन्फर्म है कि वस्तु आवेशित है। क्लियर सर? अगर मान लीजिए हम इस उदासीन छड़ को इस धातु की चकती के संपर्क में लाते, टच कराते, तो क्या होता? तो सीधी सी बात है, जैसे आप उदासीन वस्तु को धातु की चकती से टच कराते तो इस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर कोई आवेश नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से अब स्वर्ण पत्र नहीं फैल पाएंगे।
तो स्वर्ण पत्रों का नहीं फैलना वस्तु के उदासीन होने को दर्शाता है और स्वर्ण पत्र का फैलना दर्शाता है कि वस्तु आवेशित है। ठीक है साहब। अब चलो बच्चों आगे, है ना, आगे की बात में अब आ जाते हैं साहब आवेश के प्रकार, है ना। ये आप भली बात ही जानते हैं आवेश कितने प्रकार का होता है ना। तो टाइप्स ऑफ चार्ज में अपन कोई विशेष चीज बताने वाले नहीं है, लेकिन ये बताने वाले हैं कि साहब यहां नामकरण धन और ऋणावेश के रूप में क्यों हुआ, ये कैसा एक इसका एक क्या कहानी किस्सा रही। तो आप फेराडे के एक प्रयोग को देखें। फेराडे का प्रयोग 3 पार्ट में, मैं आपको उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इन 3 पार्टों में आपको मैं फेराडे का प्रयोग दिखाऊंगा, है ना। फेराडे ने कांच की 2 छड़ें ली और उसे रेशम के कपड़े से रगड़ा। रेशम की वजह से यहां आर लिख देता हूं, या आप उसको सिल्क कहते हैं तो मैं यहां पर इसको सिल्क लिख देता हूं, है ना। आर की जगह इसको अपन लिख देते हैं, रेशम का कपड़ा है तो इसको सिल्क लिख देते हैं। ये साहब अपन ने डस्टर है ये लिख दिया, एक मिनट, चलो अभी लिख देंगे थोड़ा सा, है ना। तो साहब ये सिल्क का कपड़ा, अब इसके साथ ले लिया गया क्या नाम से 2 कांच की छड़ें, इसके साथ ले लिए, है ना। दोनों कांच की छड़ों को इस रेशम के कपड़े से रगड़ा गया। क्लियर सब, दोनों कांच की छड़ें इस सिल्क के कपड़े से रगड़ी गई। क्लियर। स्वाभाविक रगड़ने से आवेश की उत्पत्ति होती, ये आवेश के इतिहास में हमने स्पष्ट कर दिया। क्लियर। दोनों कांच की छड़ें किससे रगड़ी गई हैं? रेशम के कपड़े से। तो दोनों पर उत्पन्न आवेश एक ही तरह का होगा। तो हम क्या करते हैं, उनमें से एक कांच की छड़ को तो इस कुचालक डोरी से बांध देते, ये कांच की छड़ है या कांच लिख देता हूं, है ना। दूसरे कांच की छड़, उसको भी आपने रेशम से रगड़ रखा है, उसे आप इस डोरी से लटकी छड़ के पास लाएं। क्लियर साहब। जैसे ये दोनों छड़ें पास आएंगी तो ये एक दूसरे से दूर हटती हैं, अर्थात प्रतिकर्षित होती है। क्लियर साहब। इसको थोड़ा दूर करना पड़ेगा मुझे, है ना। तो साहब ये दूर हटती। अब ये बात क्लियर है कि ये कांच की छड़ भी रेशम से रगड़ी गई, ये कांच की छड़ भी रेशम से रगड़ी गई। दोनों पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति समान ही होना चाहिए, अलग अलग होने का कोई कारण दिखता ही नहीं, है ना। तो साहब यहां से स्पष्ट होता है कि लाइक चार्ज यानी समान प्रकृति के चार्ज परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यह प्रयोग नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब फेराडे प्रयोग नंबर 2 करते हैं। प्रयोग नंबर 2 में अब ली जाती है बिल्ली की खाल, है ना। इसको अपन केट्स लिख दें तो अपने को थोड़ा सा याद रहे बाद में। बिल्ली की खाल से अब आपको एबोनाइट की छड़ रगड़नी है, 2 छड़ें रगड़नी है। दोनों आप किससे रगड़ रहे हो? बिल्ली की खाल से। स्वाभाविक रूप से दोनों छड़ें आप बिल्ली की खाल से रगड़ रहे हो तो दोनों पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति अभी भी समान ही होनी चाहिए। उनमें से आबनूस या एबोनाइट की एक छड़ को हमने डोरी से लटका दिया, एबोनाइट लिख देता हूं, हिंदी में आबनूस भी कह सकते, एबोनाइट। और दूसरी रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ को इस पहली लटकी हुई छड़ के संपर्क में लाते हैं, पास में लाते हैं, तो ये वापस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लग जाते हैं। अगेन बात स्थापित होती है कि सजातीय आवेश, क्योंकि दोनों छड़ें एक ही मटेरियल की हैं, दोनों को एक से रगड़ा है, तो दोनों पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति अलग अलग होने का कोई कारण बनता ही नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से अभी भी स्थापित होता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।
लेकिन अब एक छोटा सा प्रश्न है जो आप भी सोचिएगा। कांच की छड़ें भी रेशम से रगड़ चुकने के पश्चात एक दूसरे से दूर हटती हैं, मतलब प्रतिकर्षित करती हैं। एबोनाइट की छड़ें भी बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है, तो आप ये समझते हैं या आपको ये समझ में आता है कि जो आवेश की प्रकृति कांच पर है, वही आवेश की प्रकृति किस पे होनी चाहिए? एबोनाइट पे होनी चाहिए, क्योंकि वहां भी प्रतिकर्षण हो रहा है, यहां भी प्रतिकर्षण हो रहा है, यानी रिपल्शन हो रहा है। यह जानने के लिए कि कांच और एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति समान है या भिन्न, इसे जानने के लिए हम तीसरा प्रयोग लेते हैं। अब देखो प्रयोग नंबर 3 में, क्योंकि हमें अब नया प्रयोग नहीं करना, हमें जानना है प्रयोग नंबर 1 और प्रयोग नंबर 2 में जो आवेश छड़ों पर है वो एक ही प्रकृति का है या भिन्न प्रकृति का। तो साहब अब आपको एक छड़ लेनी है प्रयोग नंबर 1 की। ये साहब आपने एक छड़ ले ली प्रयोग नंबर 1 की, मतलब रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़। दूसरी छड़ ले ली प्रयोग नंबर 2 की, यानी बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़। दोनों छड़ें अलग अलग हैं, दोनों छड़ें अलग अलग पदार्थ से रगड़ी हुई हैं। जैसे ही इन दोनों छड़ों को पास लाते हैं तो अब गजब की बात होती है। अब ये छड़ें परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो ये तो बात अब आपके दिमाग में भी स्पष्ट हो गई कि जो कांच की छड़ पर आवेश है या जो कांच की छड़ पर आवेश की प्रकृति है वह एबोनाइट की छड़ पर नहीं है। अगर दोनों पर आवेश की प्रकृति समान होती तो डेफिनेटली यहां भी दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होना चाहिए था। अब बात को समझना, सन 1750 में डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन इसमें किसी एक प्रयोग को, यानी अपन समझ लेते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को उठाते हैं। ठीक है साहब, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में एक तो आपकी सिल्क का कपड़ा है, एक कांच की छड़ है। ध्यान से समझना जो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सप्लेन कर रहे हैं। शुरू में एक ग्लास लिख देता हूं उसको ना, शुरू में दोनों उदासीन हैं, ये भी और ये भी, दोनों पर कोई आवेश नहीं। अब इन दोनों को रगड़ा गया, ये कांच की छड़, इसको आपने बिल्ली की खाल से, सॉरी सिल्क के कपड़े से यानी रेशम के कपड़े से रगड़ा। क्लियर? रगड़ चुकने के बाद हम इसको थोड़ा सा दूर दूर देख लेना, ये छड़ कांच की, ये सिल्क का कपड़ा। रगड़ चुकने के बाद दोनों पर आवेश प्रेक्षित होता है। स्वर्णपथ विद्युतदर्शी से जान सकते हैं, स्वर्णपथ विद्युतदर्शी से रगड़ने के बाद जब सिल्क को पास में ले गए स्वर्णपत्र फैल गए, जब कांच की छड़ को पास में ले गए तो स्वर्णपत्र फैल गए। स्वर्णपत्रों का फैलना इस बात का इंडिकेशन है कि दोनों आवेशित हैं, लेकिन स्वर्णपथ आवेश की प्रकृति को नहीं बताता है ना। तो सब ये बात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखी कि रगड़ चुकने के बाद जो शुरू में दोनों निरावेशित थे वापस आवेशित हो गए। अब फ्रैंकलिन कहते हैं इन दोनों को वापस आप कंबाइंड कर दो, ये कांच की छड़ और ये आपका रेशम का कपड़ा, दोनों को आपने कंबाइन कर दिया। जैसे ही दोनों को सम्मिलित करते हैं तो हम पाते हैं कि अब ये वापस क्या हो चुके होते हैं? निरावेशित। क्लियर साहब? दोनों को सम्मिलित करते ही निरावेशित हो जाते हैं, यानी कोई आवेश दिखाई नहीं देता। इसका मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन समझ जाते हैं कि रगड़ने से कांच की छड़ भी आवेशित हुई है,
रगड़ने से सिल्का कपड़ा भी आवेशित हुआ है, लेकिन दोनों पर आवेश की प्रकृति समान नहीं है। दोनों पर आवेश की प्रकृति भिन्न है, क्योंकि दोनों को सम्मिलित करने पर आवेश 0 पाया जा रहा है। इससे बेंजामिन फ्रैंकलिन अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं। वो स्वाभाविक है, समान मात्रा जिसे सम्मिलित करने पर 0 आए तो फिर उस मात्रा में से एक धनात्मक रही होगी और एक ऋणात्मक रही होगी। तो आवेश का नामकरण धन आवेश व ऋण आवेश बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा सन 1700 में किया गया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ पर उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। क्लियर? जितना आवेश कांच की छड़ पर है उतना का उतना आवेश किस पर है? रेशम के कपड़े पर है। यानी दैट इज प्लस क्यू, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस क्यू, क्योंकि रगड़े दोनों गए हैं। अगर छड़ पर धन आवेश है तो रेशम के कपड़े में ऋण आवेश। इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ पर उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। अगर छड़ पर ऋण आवेश है तो बिल्ली की खाल पर क्या होगा? धन आवेश होगा। इसका मतलब यहां कांच की छड़ जो थी वो धन आवेशित थी और एबोनाइट की छड़ जो थी वो ऋण आवेशित थी। तो आवेश का नामकरण सन 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा धन आवेश ऋण आवेश की एक परिभाषा, एक व्यवस्था आपको समझा दी गई है। अब ठीक है, एक जगह कहीं ना कहीं आपने कपड़ा भी फिक्स कर दिया, छड़ भी फिक्स कर दी, तो वहां तो आप कह सकते हो कि रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। यहां फिक्स कर सकते हो। अभी कुछ बातें और करेंगे तो आपको और ज्यादा यहां फिक्स कर सकते हो आप कि साहब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ पर उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। इसमें आपको कपड़ा भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं दूसरा कपड़ा होगा तो परिणाम कुछ अन्य हो सकते हैं, जो भी आपको समझाएंगे। तो कुल मिलाकर आवेश का नामकरण धन और ऋण के रूप में बीजगणित से हुआ है, क्योंकि दोनों को वापस मिलाने पर 0 आता। अब सब यहां पर कुछ बातें मैं आपको समझाता हूं या आपके सामने कुछ बातें रखता हूं, है ना? ये सब बोर्ड को पहले फिनिश कर लें और नेक्स्ट बात या नेक्स्ट स्टेप ले लें। धन और ऋण आवेश हो ही गया, क्लियर? अब आ जाओ सब अगली बात पर, है ना? अगली बात करते हैं। अपने पास 2 क्वेश्चन पेंडिंग हैं, अगली बात उसी से रिलेट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो ये होना चाहिए कि घर्षण से आवेश क्यों? पहला प्रश्न आपका होना चाहिए, यह आपके दिमाग में ही रहना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक्सपेरिमेंटली बातें तो समझा दी, लेकिन तथ्य अपनी जगह पर मैंने छिपा रखा है। अभी ये तो तथ्य क्लियर ही नहीं हुआ कि घर्षण से आवेश क्यों आया, क्या वजह थी। दूसरा क्वेश्चन अपने दिमाग में रख लीजिए, प्रयोग नंबर 1 की, कांच की छड़ धन आवेशित क्यों? मतलब ऋण आवेशित नहीं हो सकती क्या? ऐसी बात को आप अपने दिमाग में रख लीजिए। इस बात को जब दिमाग में रखेंगे तो अब इन दोनों का जवाब मैं आपको किसी टॉपिक से देने वाला हूं। टॉपिक है सब सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से आवेश की व्याख्या, है ना? आवेश की व्याख्या, क्लियर? पिछले टॉपिक में अभी जो अपन ने पढ़ के निपटे हैं, उस पिछले टॉपिक में अपन ने क्लियर कर दिया था, मैं आपको दिखा देता हूं, है ना?
जो लास्ट टॉपिक था उसमें, हाँ, प्रयोग नंबर 1, प्रयोग नंबर 2 जो पे अपन ने लिया था, ठीक है, ये वाला आ गया, ठीक है। अब बात को देखो, घर्षण से आवेश की उत्पत्ति क्यों, तो मैं आपको पिछले प्रयोग से समझाता हूं। पिछले प्रयोग में अपन ने क्या ले रखा था वो समझाया है ना। पिछले प्रयोग में ये बात क्लियर हो गई थी कि साहब सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होगा, विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण होगा। आवेश का नामकरण जो किया वो बता ही दिया। ये भी क्लियर हो गया कि रगड़ी जाने वाली वस्तु और जिससे रगड़ते हैं दोनों ही आवेशित होती हैं, दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर होती है लेकिन प्रकृति विपरीत होती है। जैसे कांच की छड़ को आपने रेशम से रगड़ा तो कांच की छड़ पे अगर प्लस क्यू आवेश आता है तो रेशम के कपड़े में उतना का उतना, लेकिन माइनस क्यू आवेश होगा ना। चलो साहब अब आ जाओ। तो इन दो क्वेश्चंस को लेते हुए हम बात एक टॉपिक से क्लियर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से आवेश की व्याख्या। बात को समझना बच्चों, है ना, ध्यान से, है ना। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से आवेश की व्याख्या के लिए पहले एक छोटी सी बात को हम समझें, या एक भौतिक राशि को हम थोड़ा सा पढ़ लें। कार्यफलन, अंग्रेजी में इसे वर्क फंक्शन भी कहते हैं। क्लियर? आप इसको W0 से बताओ या फाई से बताओ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। थोड़ा सा कंसंट्रेट रहना इस पर। कार्यफलन क्या है ना? कार्यफलन उस न्यूनतम ऊर्जा को कहते हैं जो धात्विक सतह पर, अंदर से धात्विक सतह पर इलेक्ट्रॉन को ला दे, ये ऐसे बोले, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अंदर से इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह पर लाने के लिए आवश्यक होती है, उसे कार्यफलन कहते हैं। सीधे सीधे आप समझ ही गए होंगे कि कार्यफलन जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह के बाहर आएगा। अगर कार्यफलन जितनी ऊर्जा आपके पास नहीं है तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर नहीं आ रहा। ठीक है सब? अब आ जाइए सब, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देता हूं। ये आपने लिया सब कांच की छड़, ये आपने ले लिया सिल्क का कपड़ा, तो ये तो ग्लास रोड और ये सिल्क। क्लियर? जिन दो पदार्थों को आप ले रहे हैं उनका कार्यफलन, या यूं कहते हैं कार्यफलन पदार्थ की प्रकृति वो पृष्ठ की अवस्था पर निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थ का कार्यफलन अलग अलग होता है। जैसे कॉपर का अलग है, आयरन का अलग है, एल्यूमिनियम का अलग है। तो अलग अलग पदार्थ के कार्यफलन अलग अलग होते हैं। दूसरी बात, कार्यफलन पृष्ठ की अवस्था पर भी निर्भर करता है। पृष्ठ पर अगर मान लो चिकनाई लगी हुई है, ग्रीस, तेल आदि इत्यादि, तो कार्यफलन का मान बढ़ जाएगा। स्वाभाविक रूप से मैंने अलग अलग पदार्थ आपको दिखाएं, तो इन पदार्थों का कार्यफलन यानी वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन सतह पर आ जाए, वो दोनों के लिए अलग अलग है। इन दोनों में जिनका हमने उपयोग किया, इनमें कांच का कार्यफलन कम है। किसकी तुलना में? सिल्क की तुलना में। आप यहां ध्यान रखिएगा, आप कार्यफलन का कंपैरिजन उन दो पदार्थों में ही करेंगे जिनको परस्पर आप संपर्क में ला रहे हैं या जिनको आप परस्पर रगड़ रहे हैं। अन्य में आप ये बात शामिल नहीं कर सकते, है ना? तो अब ध्यान से समझें, हम जिनको संपर्क में ला रहे हैं उनमें कम कार्यफलन किसका है? कांच की छड़ का। किससे? सिल्क से। इन दोनों के अलावा और किसी की बात नहीं करनी। अब देखो, आप दोनों को रगड़ोगे, इस प्रक्रिया को कहते हैं घर्षण। घर्षण से सीधे सीधे जिस ऊर्जा की उत्पत्ति होगी
उसको हम कह दें या कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्लियर? यह यांत्रिक ऊर्जा जो घर्षण के कारण उत्पन्न होगी, यह पदार्थ किसके रूप में काम में ले लेंगे? कार्यफलन के रूप में। अब दोनों में किसका कार्यफलन कम है? स्वाभाविक है कांच का कार्यफलन कम है। तो इस यांत्रिक ऊर्जा का अवशोषण या इस यांत्रिक ऊर्जा को पदार्थ किसके रूप में काम में लेते हैं? उस न्यूनतम ऊर्जा के जो इलेक्ट्रॉन को कहां लाने के लिए आवश्यक है? सतह पर। इसका कार्यफलन कम है तो इलेक्ट्रॉन कांच की सतह से बाहर आ गए। अब इलेक्ट्रॉन कांच की सतह से बाहर आ गए तो फिर गए कहां? तो कांच की छड़ के संपर्क में कौन है? सिल्क। ये सतह पर आने वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप सिल्क के कपड़े से ही तो रगड़ रहे हो, तो सतह पर आने वाले इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर जाएंगे? सिल्क में। कांच की छड़ पर कांच की छड़ की सतह पर आने वाले इलेक्ट्रॉन सिल्क से रगड़े जाने के कारण किस में एंटर कर जाएंगे? सिल्क में। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का आधिक्य हो गया, और इलेक्ट्रॉन का आधिक्य हो गया तो रेशम का कपड़ा क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित। कांच ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण कांच की छड़ क्या हो जाएगी? धन आवेशित। अब बिल्कुल क्लियर है कि जब हम परस्पर दो भिन्न विद्युत रोधी पदार्थों को एक जैसे को नहीं रगड़ सकते। कांच से कांच को नहीं रगड़ोगे, सिल से सिल को नहीं रगड़ोगे, क्योंकि उनका तो कार्यफलन समान होगा। तो दो भिन्न विद्युत रोधी पदार्थों को जब आप रगड़ते हो तो पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उत्पन्न यांत्रिक ऊर्जा पदार्थ कार्यफलन के रूप में काम में ले लेते हैं। जिसका कार्यफलन कम होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उस पदार्थ को हम धन आवेशित कहते हैं। और दूसरा जिससे आप रगड़ रहे थे वह पदार्थ इन इलेक्ट्रॉनों को रिसीव कर लेता है, इससे इलेक्ट्रॉन के अधिक के कारण वो पदार्थ ऋणावेशित कहलाता है। तो अब आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि घर्षण से आवेश क्यों। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2, कांच की छड़ क्या सदैव धन आवेशित ही होगी? चलो इस दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियरिटी लेते हैं, थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं पेन का। ये कांच की छड़ ले ली, वापस ये ग्लास। क्लियर? अब कपड़ा आप चेंज कर लो। सपोज आपने कोई और कपड़ा लाइक नायलॉन ले लिया, है ना। अब अपने को सपोज में चलना है। अब इन दोनों में भिन्नता होने के कारण स्वाभाविक रूप से कार्यफलन तो समान होगा नहीं। कार्यफलन अब दोनों का अलग अलग होगा। मान लीजिए नायलॉन का कार्यफलन कम है, किसके कंपैरिजन में? कांच के कंपैरिजन में। सपोज अब आप दोनों को रगड़ेंगे, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, पदार्थ इसका इस्तेमाल कार्यफलन के रूप में कर लेंगे, यानी इसे ऊर्जा को अवशोषित कर लेंगे। जिसका कार्यफलन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करेगा? स्वाभाविक रूप से अब इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे नायलॉन से। तो संपर्क में कौन है? फिर कांच है। ये रिलीज होने वाले या ये मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर जाएंगे? कांच में। अब इलेक्ट्रॉन का आधिक्य कहां हो गया? कांच पर। इलेक्ट्रॉन के आधिक्य के कारण कांच अब क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। जबकि इलेक्ट्रॉन की न्यूनता के कारण जो नायलॉन है वह क्या हो जाएगा? धनावेशित। क्लियर? अगेन घर्षण से आवेश क्यों, ये तो क्लियर हो ही गया।
लेकिन अब आप ये भी समझ गए होंगे कि कांच की छड़ सदैव धनावेशित हो ये जरूरी नहीं है। किसी वस्तु का धनावेशित होना या वस्तु का ऋणावेशित होना इस बात पर निर्भर करता है कि जिन दो पदार्थों को हम संपर्क में लाते हैं या घर्षण करते हैं उनमें किसका कार्यफलन कम है। जिसका कार्यफलन कम होगा परस्पर जो वस्तुएं ली वो सदैव धनावेशित होगा, और जिसका कार्यफलन अधिक होगा वो इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के कारण क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो बच्चों दोनों प्रश्न क्लियर, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से क्लियरिटी दे दी गई कि साहब घर्षण से आवेश क्यों और कांच की छड़ धनावेशित ही होगी या ऋणावेशित भी हो सकती है। तो जवाब मिल गया आपको कि कांच की छड़ ऋणावेशित भी हो सकती। इस चीज को समझाने के लिए मैंने एक व्यवस्था बना रखी है, आपको केवल बात समझनी है ना। अपन नाइट्रोजन की 3 स्थितियां लेते हैं और ये आवेशन की प्रक्रिया को थोड़ा सा और डेप्थ में ले जाते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना। मैंने न्यूट्रॉन के लिए आवेश की बात इसलिए नहीं क्योंकि न्यूट्रॉन निरावेशित होता है, वो जगत जानता है, इसलिए मैंने न्यूट्रॉन की संख्या लिखी। लेकिन अब मैं प्रोटॉन पर कुल आवेश, अब यहां आवेश लिखूं, प्रोटॉन पर कुल आवेश है ना, या कुल धनावेश लिख लो आप, कुल आवेश, जैसे भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश, या आप चाहें तो कुल ऋणावेश लिख दें। तीसरे कॉलम में लिख दें अपन कुल आवेश, दोनों का टोटल कितना है वो लिख दें, और चौथे में लिख दें कुल द्रव्यमान। अब यहां से थोड़ी इंटरेस्टिंग बात समझना, ज्यादा उसको लंबा लेना उचित नहीं है, मैं बस उसको शॉर्ट में क्लियर करना चाहता हूं। पहले हम बात करें नाइट्रोजन 7 और 14 उदासीन नाइट्रोजन की बात करें। मैंने आवेश की जगह 0 लिख दिया है ना। लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मैं केमिस्ट्री में पढ़ाता नहीं हूं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, मैं जितना जानता हूं उस हिसाब से लिख देता हूं। मैंने ये परमाणु क्रमांक लिख दिया, वो द्रव्यमान संख्या लिखी, और इधर मैंने आवेश लिख दिया जो 0 है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है। आवेश नहीं होता, आवेश की बात ही नहीं कर रहे। नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं, 7 हैं। हर प्रोटॉन पर आवेश कितना है, इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन धनात्मक। तो कुल धनावेश कितना हुआ, +7e। क्लियर। इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ ऑर्बिट में है, स्वाभाविक के कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 ही हैं। हर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, -c के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश कितना हुआ, -7e। अब टोटल चार्ज कितना, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज प्लस प्रोटॉन पर चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना, 0, जो आपको यहां भी दिख रहा है, साफ दिखा रखा है अपन ने। कुल द्रव्यमान, तो 7 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn। 7 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान mp मान लिया, और 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7, ये 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये द्रव्यमान है सब। ये आपने स्थिति अभी देख ली, क्लियर कर ली बात है ना। अब आगे की बात करते हैं, क्लियर। दूसरी सिचुएशन लेते हैं, अगर नाइट्रोजन धन आवेशित है तो, अज्यूम कर लिया अपन ने, ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 ही, न्यूट्रॉन के साथ आवेश की बात करना बैठता ही नहीं, वो आप भी समझते हैं ना कि न्यूट्रॉन के साथ, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन करें तो आवेश की बात हम न्यूट्रॉन के साथ नहीं करेंगे, है ना। प्रोटॉन की संख्या नाभिक में अभी भी कितने प्रोटॉन हैं,
नाभिक को तो घर्षण से कोई लेना देना नहीं है ना, वो तो ऑर्बिट का सेंटर है, या एटम का सेंटर बोल दें उससे। तो प्रोटॉन की संख्या तो अभी भी 7 ही है, लेकिन ऑर्बिट में से 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, यानी ऑर्बिट में अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 5 इलेक्ट्रॉन रह गए। इससे इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश 2 इलेक्ट्रॉन घट चुकने के कारण कितना है? -5 ही। तो नाइट्रोजन पर टोटल चार्ज कितना हुआ? -5 ही प्लस 7 ही इज इक्वल टू +2 ही, जो आपको यहां साफ दिखाई दे रहा है। क्लियर? द्रव्यमान न्यूट्रॉन उतने के उतने ही हैं, प्रोटॉन उतने के उतने ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो चुकी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी? 5। तो सब इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना लिखें? 5। ठीक है, द्रव्यमान घट चुका है। पहले के कंपैरिजन में देखो, पहले द्रव्यमान इतना था, 7 प्रोटॉन के बराबर 7 न्यूट्रॉन के बराबर प्लस 7 इलेक्ट्रॉन का। अब 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान घट चुका है, द्रव्यमान में कमी हुई है जो दिखता है। अब तीसरी एक और सिचुएशन लेते हैं। अगर नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज होता, -2 चार्ज, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अभी भी 7 ही है, चार्ज की बात न्यूट्रॉन पर पहले से ही नहीं कर रहे हैं अपन। नाभिक में अभी भी प्रोटॉन 7 ही हैं। क्लियर साहब? इसका मतलब कुल धन आवेश तो अभी भी 7 का 7 ही है, यह भी क्लियर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ चुकी है। 7 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में थे, इलेक्ट्रॉन अब ऑर्बिट में कितने हो चुके हैं? 9। तभी तो ऋणावेशित हुआ। यहां भी कैलकुलेशन से दिख जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, तो टोटल चार्ज नेगेटिव दिख रहा है, विजिबल है। क्लियर? अब द्रव्यमान देखें तो 7 न्यूट्रॉन, अभी भी न्यूट्रॉन 7 ही है ना, प्लस 7 प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन अभी भी 7 ही है, वह 9 इलेक्ट्रॉन। अगर अपन बिगिनिंग से देखें, यानी यहां से कंपैरिजन करें, तो ऋण आवेश का द्रव्यमान बढ़ चुका है। तो एक छोटी सी बात तो हमें जो यहां दिखाई देती है, या जो हम देख पाते हैं, वो एक विशेष बात यह भी दिखती है कि आवेशन की प्रक्रिया में द्रव्यमान का भी परिवर्तन होता है। वस्तु अगर धन आवेशित होती है तो द्रव्यमान में अल्प कमी, जो आपको 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर दिखा रखी है, और जब वस्तु ऋणावेशित होती है तो द्रव्यमान में वृद्धि, जो आपको 9 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से बढ़ चुकी है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान बढ़ चुका है। तो पहली क्लियरिटी तो ये कि आवेशन की प्रक्रिया में आवेशन तो होता ही है, लेकिन आवेशन के साथ साथ द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है। अब दूसरी बात, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से तो हमें कोई शुरू से ही दिलचस्पी नहीं, क्योंकि आवेशन का रीजन हो ही नहीं सकता। हां, हमारी दिलचस्पी आवेशन की प्रक्रिया में प्रोटॉन की भूमिका पर रहेगी, लेकिन हम तो देखते हैं कि आवेशन की इस पूरी प्रक्रिया में प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब आवेशन का जिम्मेदार प्रोटॉन नहीं है। अब आ जाएं ऑर्बिट में। अगर यहां देखें तो जब वस्तु धनावेशित होती है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी उत्पन्न हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और जब वस्तु ऋणावेशित होती है तो इलेक्ट्रॉन का अधिक्य हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी वस्तु के आवेशन का जिम्मेदार शुद्ध रूप से इलेक्ट्रॉन को ही माना जा सकता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि को नहीं। तथा
इस एक टेबल से यह भी क्लियर हो जाता है कि आवेशन की इस प्रक्रिया में द्रव्यमान भी परिवर्तित होता है। तो सब ये आवेशन से संबंधित बातें। अब अगली बात, स्थिर वैद्युतिकी के आधार पर चालक तथा कुचालक। स्थिर वैद्युतिकी के आधार पर चालक व कुचालक। अब देखो, मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर बता दूं, क्लियर समझा दूं। मैं यहां पर चालक और कुचालक इनको समझाने नहीं है, या इनको समझाने के टॉपिक नहीं लिया। चालक और कुचालक के बहाने बहुत सारी बातें करनी है, इससे लिया। तो आप उन बातों पर फोकस हो जो करनी है। चालक यानी कंडक्टर, ठीक है ना। थोड़ा सा गौर फरमाना, ज्यादा कोई सी विशेष बात तो है नहीं, जो विशेष मैं थोड़ा जोर दे के बोलता ही हूं वैसे बता दो ना। वह पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह सुगमता से होता है उन्हें चालक कहते हैं, है ना। तो चालक वे पदार्थ हैं जिनमें सुगमता से विद्युत का प्रवाह होता है। सभी धातुएं, ठीक है साहब, सभी धातुएं चालक हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं बताना। मानव व जंतु शरीर, इसमें ठीक है, थोड़ा सा समझाना है कहीं ना कहीं। पृथ्वी, यहां भी कुछ विशेष कहना है, ठीक है साहब। तो सब ये वो चीजें लिख दी जिनमें आवेश का सुगमता से प्रवाह होता है। अब मुझे जो विशेष बातें समझानी, आप उनको ध्यान से गौर कीजिए। मुझे पहली बात समझानी है, चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। चालक के अंदर आवेश का प्रवेश करना संभव नहीं है, क्लियर सब। यानी जैसे मान लो ये लोहे की एक गेंद है, ठोस लोहे की हो चाहे खोखले की, जैसा भी आप माने, पर ये चालक है, ठीक है। इससे किसी भी पॉइंट से चूज कर लीजिए, ये चूज कर लीजिए, ये चूज कर लीजिए, किसी भी पॉइंट से आप इसे चार्ज देंगे, कोई सा भी पॉइंट, तो आपका दिया गया चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समान रूप से फैल जाएगा। ऐसा क्यों होगा, इसकी बातें आगे करते रहेंगे, है ना। इसको अपन आगे स्थिति ऊर्जा से भी समझा सकते हैं, ऐसे सामान्य तौर तरीकों से भी समझा सकते हैं, पर आप उसको इतने तरीकों में, इन छोटी छोटी बातों में मत उलझो, है ना। आप ये ध्यान रखने की कोशिश करो कि चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। चालक के अंदर आवेश का प्रवेश करना पॉसिबल नहीं है। अब इससे कुछ चीजें आप समझ सकते हो, जैसे बिजली गिरना। बिजली गिरना स्थिर विद्युतिकी का उदाहरण है, गतिक विद्युतिकी का नहीं। मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वो स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत है, वह बातें गतिक विद्युतिकी में सत्य नहीं पाई जाएंगी। तो जो बात जिसके अंतर्गत की जा रही है वो वही सत्य है। 9/10 की तरह नहीं है कि साहब उन बातों को दूसरी जगह असत्य घोषित कर दे, नहीं। वो जो बात जिस परिवेश में, परिप्रेक्ष्य में की जा रही है, जिस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है, वो उसी में सत्य है। आप गतिक विद्युतिकी में मुझसे एक बात करेंगे तो मेरा जवाब कुछ और होगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा इतना फोकस होना जरूरी है। तो साहब बिजली गिरना स्थिर विद्युत का उदाहरण है,
किसी कार पर बिजली गिरती है तो उसमें बैठा व्यक्ति पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि अपन यही कह रहे हैं चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। चालक के अंदर आवेश का प्रवेश करना संभव नहीं है। छोटे से मैं बता देता हूं क्योंकि मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। ये चालक है, इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ज्यादा लंबा नहीं है ना। अब आप इसे आवेशित करना चाहते हैं, इसको आपने क्यू आवेश के देना है। ये आवेश देना चाहते हैं 4 पॉजिटिव, मैंने इसको क्यू के दिया। अब ये साहब अपन ने ये नेगेटिव तो पहले से ये 4 पॉजिटिव आपने दे दिए। एक बार के लिए आपने सोच लिया, क्षण भर के लिए मान लिया कि दिया गया आवेश अंदर चला गया। सपोज कल्पना करके देखो, जैसे आवेश अंदर जाएगा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धन की तरफ यानी निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ गति करने लगे। इलेक्ट्रॉन गति करेगा मतलब धारा पैदा हो जाएगी। धारा पैदा होने का मतलब विद्युत ऊर्जा पैदा होना। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो गई कब? जब आपने ये सोचा कि दिया गया धनावेश इस लोहे की बॉल यानी चालक बॉल के अंदर या चालक वस्तु के अंदर चला गया। ऐसा सोचते क्या पैदा होगी? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा पैदा होने का मतलब ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन होना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ना तो ऊर्जा की उत्पत्ति संभव है, नहीं उसका विनाश कर सकते। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करना ही संभव है और उसका कुछ नहीं किया। तो यहां तो आपके किए गए कृत्य के अनुसार विद्युत धारा पैदा हो रही है यानी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम का खंडन हो रहा है। इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है या ऐसा नहीं हो सकता है या ऊर्जा संरक्षण के नियम का खंडन संभव नहीं है तो फिर अब आप समझ जाओ कि दिया गया आवेश अंदर तो प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन चालक आवेश लेता है, तो चालक आवेश लेता है तो ये इसे कहां स्थानांतरित कर देगा? सतह पर, क्योंकि सजातीय आवेश है, एक ही प्रकृति का आवेश है, तो ये भी आपस परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इसको समान रूप से फैलना ही पड़ेगा, क्योंकि परस्पर एक ही आवेश पे अन्य के कारण भी बल लग रहा है। तो ये छोटे से किस्से से बेटा ये समझ लो। लंबा किस्सा तो फिर मैं कभी मूड में होऊंगा सुनाऊंगा आपको, है ना। जो स्थिति ऊर्जा पढ़ेंगे तब, यानी अपन स्थिर विद्युत्की का 2nd चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं और डिटेल में ले जाके आपको समझाऊंगा। तो सब चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। आप केवल ये याद रख लो, अगर बिजली गिरने वाली है, आपको ऐसा डर लगता है तो आप कार में जाके बैठ जाओ, रेलगाड़ी में जाके बैठ जाओ, बस में जाके बैठ जाओ। चालक के अंदर बैठे हो तो बिजली गिरना स्थिर विद्युत्की का उदाहरण है। कार के अंदर बैठा व्यक्ति बिजली गिरने से पूरी तरह से सुरक्षित है। छोटे से उदाहरण में समझो तो आपके घर पे अगर बिजली गिरती है तो अगर आपके घर में कोई तोता है तो तोता पूर्णतः सुरक्षित है। आप उस बिजली के संपर्क में आने से खत्म या आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन तोता पिंजरे के अंदर है, चालक खोल में है, और चालक खोल में है तो तोता सुरक्षित है। क्लियर साहब? अगर आपको अपनी कोई जान से ज्यादा प्यारी चीज है और आप उसको बिजली गिरने से बचाना चाहते हैं, बिजली गिरने से, तो आप उस प्यारी चीज को लोहे या धात्विक खोल में रख दें, वह सड़ जाएगी और कारणों से खत्म हो जाएगी, लेकिन बिजली गिरने से वो खत्म नहीं होगी। ये बात क्लियर होगी साहब, है ना। अब बच्चों मेरे को दूसरी बात कहनी है, नंबर 2 मुझे कहना है पृथ्वी के बारे में। ठीक है साहब, इसके बारे में पृथ्वी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। पृथ्वी अनंत धारिता का विशाल प्राकृतिक चालक है। तो पहली बात तो पृथ्वी चालक है क्योंकि उसको चालक के उदाहरण में डाला है। इसको मैंने बोला है चालक भी कौन सा? अनंत धारिता वाला। क्लियर? अनंत धारिता के क्या मायने तो मैं आपको छोटे से में समझाता हूं। यानी आप पृथ्वी को कितना ही आवेश दो या पृथ्वी से कितना ही आवेश लो, उसकी प्रकृति पर विद्युत्की के सेंस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। विद्युत्की के सेंस में इसलिए बोल रहा हूं कि उसका विभव अपरिवर्तित रहेगा, उसे बहुत आवेश दे दो चाहे उससे बहुत, यानी पृथ्वी की स्थिति
पानी के संदर्भ में समुद्र जैसे, पानी के संदर्भ में समुद्र को क्या कहोगे? अनंत धारिता वाला। कितनी ही गर्मी पड़ती है तो भी समुद्र का लेवल कम नहीं होता, और कितनी बाढ़ आती है, बारिश आती है तो भी समुद्र का लेवल चेंज नहीं होता। तो समुद्र को अपन पानी के संदर्भ में अनंत धारिता वाला कहेंगे। एग्जैक्टली बिजली के संदर्भ में या स्थिर विद्युत्की के संदर्भ में पृथ्वी को क्या कह रहे हैं? अनंत धारिता का विशाल प्राकृतिक चालक है। इससे कितना ही आवेश दो या इससे कितना ही आवेश लो, इसकी प्रकृति पर या इसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर साहब, है ना? तो सब पृथ्वी के संदर्भ में आपको यह बात याद रखनी। जब किसी वस्तु को, मान लीजिए आवेशित वस्तु है, और इस आवेशित वस्तु को आप अर्थ के संपर्क में ले आते हैं, ये मैंने चालक से जोड़ दिया, चालक तार से जोड़ दिया है, ये तार तांबे का तार मान लो आप, तार तांबा, है ना? ठीक है साहब। जैसे मैं किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से कनेक्ट कर दूंगा तो पृथ्वी उस आवेशित वस्तु का संपूर्ण आवेश अवशोषित कर लेगी और वस्तु को विद्युत उदासीन बना देगी। इससे कोई भी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाने से बचें अगर आपको वस्तु आवेशित बनाए रखना है। तो वस्तु पर से आवेश खत्म करना है तो उस वस्तु को जो आवेशित है उसको किसके टच करा दें? अर्थ के। चाहे वस्तु ऋणावेशित हो चाहे दें, जैसे आपने पृथ्वी के टच कराया, ऋणावेशित होगा तो ऋणावेशित को ड्रिंक कर लेगा, धनावेशित वस्तु है तो धनावेश को ड्रिंक कर लेगा। इसीलिए मैंने बताया पृथ्वी अनंत धारिता का एक विशाल प्राकृतिक चालक है। क्लियर साहब? तो सब अब आप अपने घरों में एक व्यवस्था को देखते होंगे, जैसे आप 3 पिन देखते होंगे, ये 2 पिन है, 2 पिन तो बिजली की सप्लाई के लिए। इस तीसरी बड़ी पिन का नाम होता है अर्थिंग। यहां भी सब जब किसी वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो पृथ्वी उस आवेशित वस्तु का संपूर्ण आवेश अवशोषित कर लेती है और वस्तु को विद्युत उदासीन बना देती है। इस प्रक्रिया को हिंदी में भू संपर्कित यानी अंग्रेजी में अर्थिंग कहते हैं। एक बार और समझ लें, जब किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में ले जाता है तो पृथ्वी आवेशित वस्तु के संपूर्ण आवेश को अवशोषित करके वस्तु को उदासीन बना देती है। यह प्रक्रिया अर्थिंग यानी भू संपर्कित कहलाती। अब आ जाओ वापिस। तो सप्लाई में ये 2 छोटे छिद्र होते हैं, ये 2 छोटे छिद्र विद्युत की सप्लाई देते हैं। एक 3 पिन में बड़ा छिद्र दिखेगा आपको, इस बड़े छिद्र को अर्थिंग कहते हैं। यह बड़ा छिद्र आपके घर में होने वाली जो विद्युत से संबंधित हानियां हैं उनको रोक सकता है, कैजुअलिटी खतरे को बचा सकता है। ऐसे समझ लें आप बस शॉर्ट में, ये एक है, एक कूलर को अपन ऐसे डिजाइन कर देते हैं, ये कूलर है, ये 2 तार तो ठीक है साहब इस कूलर को चला रहे हैं, ये तीसरा तार इस कूलर की बॉडी से तब टच में होना चाहिए जो कोड है अर्थिंग। बाय द वे इस कूलर में तार के छूट जाने से, टूट जाने से, किसी भी कारण से मान लीजिए फेस सब बॉडी के टच हो गया तो कूलर की बॉडी में करंट फैल जाएगा क्योंकि आपने अर्थिंग कर रखा है। अर्थ क्या है? अनंत धारिता का विशाल प्राकृतिक है। तो अर्थिंग क्या करेगा? इस लीकेज करंट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब अगर कोई छोटा बच्चा इस कूलर को टच करता है तो उस बच्चे को या व्यक्ति को विद्युत से अधिक नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि व्यक्ति भी हालांकि चालक है। लेकिन यह भी तो ध्यान रखें आपने क्या कर रखा, अर्थिंग। तो ज्यादा हैवी ड्रिंकर कौन, ज्यादा विद्युत को पीने वाला कौन? ज्यादा विद्युत को पीने वाला अर्थ है। तो स्वाभाविक रूप से अगर आपके घर में अच्छे अर्थिंग है तो विद्युत से होने वाली हानियों से आप घर में होने वाले किसी भी व्यक्ति को हानि को बचा सकते हो, है ना? तो घर में अच्छे अर्थिंग होने चाहिए। अच्छे अर्थिंग होने चाहिए, उसका कारण बता ही दिया।
और भी अर्थ से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक ट्रेन है, वो तो बिजली से ही चल रही है, उसमें कितने ह्यूमन बीइंग जा रहे हैं, कितना मानव जा रहा है, कितना उसमें व्यक्ति जा रहे हैं, लेकिन रिस्क क्यों ले रखी है? क्योंकि पटरी को हर थोड़ी थोड़ी दूर पे अर्थिंग कर रखा है। अब पटरी हर थोड़ी थोड़ी दूर पर अर्थिंग है तो इसका मतलब ट्रेन अच्छा अर्थिंग है। अगर कोई विद्युत आघात ट्रेन पर हुआ भी तो वह पटरी से या पटरी के होने वाले अर्थिंग से कहाँ प्रवेश कर जाए? जमीन में प्रवेश कर जाए, उसमें बैठे व्यक्ति सुरक्षित रहेंगे। तो साहब एक बात तो ये मुझे समझानी थी जो मैंने आपको समझा दी है ना। अब मुझे कुचालक में थोड़ा सा बताना, कुचालक में कोई ज्यादा बात अपने को नहीं करनी, कुचालक में छोटी सी बात है ना। कुचालक में छोटी सी बात में पहले तो नाम ही है, कुचालक बोल दो, अचालक बोल दो, इसको विद्युत रोधी बोल दो, इसको परावैद्युत बोल दो, परावैद्युत। तो पहली बात तो कुचालक के 4 नाम हिंदी में हैं। इंसुलेटर, ये और नॉन कंडक्टर, ये इंग्लिश में है। तो नाम वाम तो जो है वो बता दे, आप इसको जरूर थोड़ा ध्यान रखना परावैद्युत नाम को, ये थोड़ा अपने काम का है ना, परावैद्युत। ठीक है, छोटी छोटी बात, डेफिनेशन वेल नोन है। वह पदार्थ जिनमें सामान्यतः विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। सामान्यतः मैं इसलिए कह रहा हूं कि विशेष परिस्थिति में हो भी सकता है। जैसे लकड़ी है, अब सूखी लकड़ी कुचालक है, गीली लकड़ी में चालकता उत्पन्न हो जाती है। इससे मैंने परिभाषा देते समय एक छोटी सी बारीकी ध्यान में रखी कि वह पदार्थ जो सामान्यतः विद्युत का प्रवाह नहीं करते उन्हें कुचालक कहते हैं। रबर, रुई, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब क्या है? कुचालक हैं। कुचालक में 2 बातें। पहली बात, कुचालक को आप जिस स्थान पर आवेश देते हैं आवेश वहीं ठहर जाएगा। दिया गया आवेश कुचालक में समान रूप से नहीं फैलता। जिस स्थान पर आवेश हम प्रदान करते हैं कुचालक में आवेश वहीं का वहीं ठहर जाता है। चालक में तो आवेश समान रूप से फैल जाता है, लेकिन कुचालक में दिया गया आवेश दिए गए स्थान पर या बिंदु पर ही ठहर जाता है। इसीलिए किसी भी जैसे तार में धारा चल रही है तो उस तार को पकड़ने के लिए हम जैसे रबर का ग्लव्स पहन लेते हैं, उस तार को पकड़ने के लिए प्लास्टिक की, या उस तार को इधर से उधर करने के लिए प्लास्टिक की डंडी का इस्तेमाल कर लेते हैं। किसी भी कुचालक के द्वारा उस तार को हम शिफ्ट कर सकते हैं जिसमें धारा बह रही है, क्योंकि हम जानते हैं कुचालक में आवेश केवल उस बिंदु पे ही रह पाएगा जहां आप प्रदान करेंगे, अन्य जगह वो सरकने वाला नहीं है ना। वो परिभाषा में भी क्लियर है। दूसरी बात है ना, पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात यह है कि चालक को दिया गया आवेश चालक की सतह पर और अंदर भी हो सकता है। ये अंदर भी हो सकता है और सतह पर भी हो सकता है। स्वाभाविक है, उसका कारण है कि कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज नहीं है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज नहीं है तो यहाँ पर आवेश अंदर जाएगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति से कोई धारा तो पैदा होगी नहीं, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट यहाँ है ही नहीं। तो यहाँ ऊर्जा संरक्षण के नियम के कोई उल्लंघन जैसी बात है ही नहीं। तो साहब कुल मिलाकर कुचालक को आप आवेश देंगे तो उस सतह अंदर फैल सकता है ना, समान रूप से फैल सकता है। मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं अंदर प्रवेश कर सकता है। तो 2 बातें, कुचालक को आवेश जिस बिंदु पे देते हैं वहीं ठहर जाता है। दूसरी बात, कुचालक को दिया गया आवेश उसके अंदर या सतह पर कहीं भी हो सकता है। ठीक है साहब। अब नेक्स्ट